नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी कहने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड हाईवे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सभी ग्रुप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा इस चैनल की हालत क्या है, व्यूज़ ही नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। वाह मम्मा, फाइनली हम सब कहीं तो घूमने जा रहे हैं, वरना इतने सालों से हम कभी कहीं घूमने ही नहीं गए। 8 साल की अमायरा ने अपनी माँ आंचल से कहा। बेटा, पर जाओ, अब जल्दी से जाओ, कल सुबह निकलना भी तो है ना। आंचल ने मुस्कुराकर अमायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो वह अपने कमरे में सोने चली गई। कितनी खुश है ना अमू, आंचल ने अपने पति रक्षित को देखकर कहा। और अमू की अम्मी खुश नहीं क्या? रक्षित मुस्कुरा दिया। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी ही निकलेंगे, अंचल ने सोफे से उठकर कमरे में जाते हुए कहा। अगली सुबह रक्षित ड्राइवर कर रहा था। आंचल उसके बगल वाली सीट पर अमायरा को गोद में लिए बैठी हुई थी और अमायरा खुशी से उछल रही। हम बीकानेर घूमेंगे, हम बीकानेर घूमेंगे, हम बीकानेर घूमेंगे, ये पी हम बीकानेर घूमेंगे। अमायरा की खुशी को देखकर उसके माता पिता के चेहरे भी चमक रहे थे। अभी उन लोगों को ड्राइवर करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी सामने हाईवे की सड़क पर नजर पड़ते ही रक्षित का चेहरा उतर गया। आगे की सड़क टूटी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि वहाँ से आगे जाना अब संभव नहीं था। कुछ मजदूर वहाँ सड़क ठीक करने का काम कर रहे थे। लगता है हम आगे नहीं जा पाएंगे, रक्षित ने थोड़ा निराश होकर कहा। नहीं पापा, आगे चलना है मुझे, कुछ नहीं पता मुझे, जाना है जाना है जाना है, अमायरा ने जिद करते हुए कहा। पर बेटा आप देखो ना, आगे का रास्ता बंद है, हम आगे कैसे जाएंगे? आंचल ने अमायरा से सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। मम्मा, और इतना कहकर अमायरा रोने लगी। और हमारी शहजादी को बीकानेर घूमना है किसी भी हाल में, मगर अब वापस लौटने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं, रक्षित ने कहा। अच्छा, यह परेशानी है, तब तो यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, उसने कहा। तो रक्षित वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि इससे पहले उसे अपनी कार के शीशे पर कोई ठक ठक सुनाई दी। देखा तो लगभग उसकी ही उम्र का एक आदमी बाहर खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, बच्ची इतना क्यों रो रही है? उसने अमायरा की ओर देखकर पूछा। देखिए ना भाई साहब, सामने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और हमारी शहजादी कहीं बीकानेर घूमना है। रक्षित आश्चर्य से उसे देखने लगा। अरे मेरा मतलब है भाई साहब, यह जो छोटा सा रास्ता आपको बाईं ओर दिखा रहा है, यह रास्ता भी बीकानेर को ही जाता है। बात ऐसी है कि यह रास्ता थोड़ा कच्चा है और हाईवे की तुलना में लंबा भी है, मगर बीकानेर पहुंचा देता है, उसने कहा। इतना सुनकर एक बार फिर अमायरा खुशी से उछल पड़ी। रास्ता बताने के लिए आपका धन्यवाद भाई साहब, रक्षित ने कहा। इस वक्त आंचल और अमायरा के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। आपसे एक निवेदन है भाई साहब, यदि संभव हो तो मुझे भी लिफ्ट से दे दीजिए। मेरा नाम राजेश है, दरअसल मैं इसी रास्ते में पड़ने वाले गांव में रहता हूँ और यहाँ शहर में काम करता हूँ। आज मेरी बाइक खराब हो गई और मुझे अर्जेंट ही घर जाना है, उसने कहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आप साथ चलिए, आपने हमारी इतनी मदद की है, कहते हुए रक्षित ने गाड़ी की पीछे वाली सीट की ओर इशारा किया। राजेश पीछे वाली सीट पर बैठ गया और इसके बाद रक्षित ने अपनी गाड़ी उस रास्ते की ओर बढ़ा दी जिसके बारे में अभी राजेश ने बताया था। वह एक सच्ची रेतीली सी सड़क थी जिस पर कहीं कहीं कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। सड़क के दोनों ओर जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, मगर उन झाड़ियों पर लगे हुए छोटे छोटे चटक लाल रंग के बेर के फल एकदम ताज़ा थे। पापा, वह क्या है?
अमायरा का इशारा उन्हीं बैरों की ओर था। बेर है बेटा, आंचल ने अमायरा से कहा। मुझे खाना है मम्मा, अमायरा ने कहा। नहीं बेटा, ऐसे रास्ते से बेर नहीं खाते, आंचल ने सख्ती से कहा। क्या आंचल, तुम भी इतनी पुरानी रूढ़ियों क्यों मानती हो? रक्षित ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा। रक्षित, यह कोई रूढ़िवादी बात नहीं बल्कि सच है। मैंने खुद देखा है, कभी भी सुनसान रास्ते से कोई फल नहीं खाने चाहिए। बुरी आत्माओं का बिछाया हुआ एक जाल होता है, आंचल ने कहा। क्या बच्ची के सामने ऐसी बात कर रही हो यार? रक्षित ने इस बार थोड़ा खींचते हुए कहा। नहीं भाई साहब, भाभी जी सही कह रही है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें आम लोग मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर आगे चलकर यही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मगर आप चिंता न करें भाभी जी, यहाँ तो लोगों का आना जाना है, यहाँ से कोई खतरा नहीं, राजेश ने कहा। पापा, मुझे बेर खाने हैं, प्लीज़ पापा, अमायरा ने फिर से जिद की। जाओ ना आंचल, ले आओ। बेर फिर आगे चले, वरना यह सारे रास्ते ऐसे ही जिद करेगी, रक्षित ने कहा। आंचल कुछ अमंजस की सी स्थिति में कार से उतरी और बेर तोड़ने लगी। उसने ढेर सारे बेर तोड़ लिए थे। अंतिम बेर तोड़ने वक्त ही उसके हाथ में झाड़िया का एक कांटा चुभ गया और उसके हाथ से निकलता खून झाड़ी को भिगोने लगा। आंचल ने तुरंत बेर उठाए और कार में जाकर बैठ गई और अपना हाथ साफ किया। रक्षित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, मगर पीछे लगी जिस झाड़ी पर आंचल का खून टपका था, उस झाड़ी पर किसी की नज़र नहीं गई, जो गाड़ी के आगे बढ़ते ही धीरे धीरे हरी होने लगी थी। और उस पर लगे जो थोड़े से बेर आंचल ने छोड़ दिए थे, वे सब बिल्कुल काले पड़ चुके थे। मौसम पूरी तरह से खराब हो चुका था। चिलचिलाती धूप में कहीं कहीं अंधेरे के काले धब्बे से नजर आने लगे थे। साए साए की आवाज़ उत्पन्न करती तेज लपटे उन्हें ऐसी गाड़ी में भी अपने बदन पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। कुछ वक्त बाद सब शांत पड़ गया। वे सब बेर खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन के लगभग 12 बज चुके थे। अमायरा अब एक नींद लेने के मूड में थी। वह आंचल की गोद में ही सो गई। वैसे भाई साहब, मुझे लगा था कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो भूत वगैरह पर यकीन नहीं करते होंगे। राजेश ने बातचीत करने के उद्देश्य से वाकई एक ऐसा विषय चुना था जिस पर घंटों बहस हो सकती थी। नहीं भैया, पढ़े लिखे होने का मतलब यह तो नहीं जिसका जवाब विज्ञान न दे सके वह दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ बुराई है वही अच्छाई है, आंचल ने कहा। भाई, मैं तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, रक्षित ने अपने विचार रखते हुए कहा। जिंदगी सब सिखा देती है भाई साहब, कभी हम भी विश्वास नहीं करते थे, मगर अब देखिए मुझे पूरा यकीन है, राजेश ने कहा। तो रक्षित हंसने लगा था। अरे भाई साहब, हंसिए मत, पता है लोग तो इस सड़क की भी एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी सड़क निर्माण का काम चल रहा था। पहले यह एक हाईवे ही था, मगर यहाँ होते एक्सीडेंट और मौत की वजह से सरकार ने इस हाईवे को बंद कर नया हाईवे बनवाया था। इस हाईवे के निर्माण के दौरान जो ठेकेदार था वह खुद पैसे खा लेता था और खराब और सस्ते सामान लेकर आता था। तब एक बार मजदूरों के दल ने उसे यह घपला करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने उससे बात की। वह इस तरह से घटिया सामान काम में लेने की जगह अच्छा सामान काम में ले। सरकार ने पैसा सड़क निर्माण के लिए दिया है, न कि उसकी अपनी जेब भरने के लिए। मगर उस मजदूरों के लाख समझाने के बावजूद भी जब वह नहीं माना, तब उन्होंने उसकी शिकायत करने का फैसला किया। मगर इससे पहले कि वे मजदूर उसकी शिकायत लेकर जा पाते, उसने एक एक कर उन सबको मरवा दिया और रात के अंधेरे में यहीं पर
उन सबके शवों को दफना दिया। वह अगली सुबह से इस जगह पर सड़क निर्माण का कार्य भी फिर शुरू हो गया था। उसने उन्हीं लोगों की लाशों के ऊपर यह सड़क बनवाई थी। किसी को कुछ नहीं पता चला कि उन मजदूरों के साथ क्या हुआ था। अब क्योंकि उन मजदूर लोगों की असमय मृत्यु हुई थी तो अब वे सभी यही भटकते रहते हैं और यहाँ आने जाने वाले हर एक राहगीर को मार देते हैं। और तो और जो लोग यहाँ मारे जाते हैं वे भी रूहें बनकर यही भटकते रह जाते हैं। यहाँ मरने वालों में कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है जो सड़क पर जाकर लोगों को यहाँ आने से रोक देती है। तब काफ़ी समय तक उन आत्माओं को शिकार नहीं मिलता तो वे मुख्य हाईवे की सड़क तक जाकर कोई छलावा उत्पन्न करती है और अपना शिकार खुद ही ढूंढ लेती है, राजेश ने कहा। और यह कहते वक्त उसका चेहरा एकदम सपाट पड़ गया था। आप इतना सब कैसे जानते हैं भैया? आंचल ने कुछ विचलित होकर पूछा। अब क्या बताए भाभी जी, हम भी उन्हीं मजदूरों में से एक है ना, राजेश ने एक झटके में कह दिया। यह सुनकर जब रक्षित और आंचल ने एक साथ पीछे देखा तो उनके दिल जैसे उनके हलक में आ अटके थे। डर और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ कर मानो बस बाहर ही निकलने वाली थी। पीछे की सीट पर बैठे राजेश का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। जगह जगह से मांस गायब था और सफ़ेद हड्डी नजर आ रही थी। जब रक्षित ने कार से बाहर निकलने के उद्देश्य से कार का दरवाजा खोलने चाहा तो वह लॉक था। जब आंचल और रक्षित की निगाह सड़क पर पड़ी तो देखा कि सड़क के दोनों ओर लगी सूखी झाड़ियां अब एकदम काली पड़ चुकी थी। गर्म रेत का एक बवंडर उठकर उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया था, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। चिलचिलाती धूप में चारों तरफ से दर्द भरी चीखें उठने लगी, जिन्हें सुनकर आंचल और रक्षित के कान के पर्दे बस फटने के कगार पर थे। उन चीखों को सुनकर अमायरा भी अब जाग गई थी, मगर कार की पिछली सीट पर बैठे राजेश का चेहरा देखने के बाद वापस बेहोश हो गई थी। इधर राजेश उनकी कार में ही बैठा हुआ बार बार जोर जोर से बस एक ही बात कह रहा था। अब तो भूतों पर यकीन हो गया ना भाई साहब। वह एक खूबसूरत शाम थी। हाईवे पर कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। देखने से लग रहा था कि उनकी अभी अभी शादी हुई है। वो दोनों अचानक ब्रेक लगाकर रुक गए क्योंकि सामने हाईवे पर एक बड़ा सा पेड़ टूटा पड़ा था। तभी उनकी कार के शीशों पर ठक ठक की आवाज़ हुई। एक 8 साल की बच्ची खड़ी थी। क्या बात है बेटा? उस लड़के ने पूछा। उसने उन दोनों को देखा और उनके बाईं ओर बनी सड़क पर इशारा करके कहने लगी, अंकल आंटी आप उधर नहीं जाना, वरना आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। मैं भी बीकानेर नहीं जा पाई थी। इतना कहकर वह बच्ची गायब हो गई। जब उस लड़के ने इधर उधर देखा तो वह बच्ची कहीं भी नहीं थी। जब उसने सामने देखा तो पाया कि अब वहाँ कोई पेड़ नहीं पड़ा हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, ये थी डरावनी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। हॉन्टेड हाईवे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसी कहानी के अंदर। तब तक के लिए वीडियो के अंदर 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए। धन्यवाद।